नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2023 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। और दूसरा कथन है, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही जवाब दीजिए। पहला विकल्प दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नीचे दूसरा विकल्प दिया है, कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा विकल्प है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। चौथा विकल्प है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। कांग्रेस आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग की जन्मजात विरोधी है, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस आरक्षण विरोधी रही है। जिनकी वारंटी खत्म हो गई वह मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले 10 साल में ओबीसी, दलित और आदिवासी के उत्थान के लिए किए गए हैं काम। चुटकी लिए राजग को 400 सीट मिलने का कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आशीर्वाद सिर मत था। आपको बता दें, मोदी सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब दे रही है। जातिवाद जनगणना के बाद के साथ ओबीसी, दलित और आदिवासी के साधने में जुटी कांग्रेस और राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। और आपको अगर बता दें, जो ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, आप लोग के मन में विचार आया कि धन्यवाद प्रस्ताव होता क्या है। तो आपको बता दें, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिए विशेष संबोधन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक चुनाव के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगा और सांसद को सत्र आहूत करने के कारणों के बारे में सूचित करेगा। इस तरह के संबोधन को विशेष संबोधन कहा जाता है, और इस संबोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का एक साथ एकत्र होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों या मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। और हमारे यहाँ 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। जिसे भी आप लोग याद रखिए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। पांडवों ने मांगे 5 गांव, हमने तो सिर्फ 3 स्थान मांगे हैं, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम ने अयोध्या के बाद मथुरा काशी का एजेंडा सामने रखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि हमने वचन निभाया, राम मंदिर वहीं बनवाएंगे। अखिलेश पर साधा निशाना उनकी पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको याद है, जो अभी हाल ही में बना है ना उत्तर प्रदेश में, श्री राम जन्मभूमि के बाद, श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मथुरा और काशी की बात कर रहे हैं। आबकारी घोटाले में आपको दोहरा शतक। ईडी के सामने केजरीवाल के पेश नहीं होने को कोर्ट ने अपराध माना। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 17 फरवरी पेश करने का दिया आदेश। आबकारी घोटाले मतलब शराबी घोटाले के मामले में इन्हें ईडी फिर से बुलाई है, और इनको 5 बार समन भेजा गया, लेकिन ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसीलिए उससे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी है, इनको इसका मतलब ईडी के सामने पेश न होने पर इनको अपराध माना है कि ये क्यों पेश नहीं हुए, और उन्हें 17 फरवरी तक का समय दिया गया है कि वो पेश हों ईडी के सामने। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 इसकी स्थापना हुई थी, और यह आपको याद है, इसके हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, और ये राजस्व विभाग एवं वित्त मंत्रालय के अधीन यह एजेंसी कार्य करती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। पावर गुड हुआ
अब रंगकंपा चंद्रशेखर पवार। चुनाव आयोग के अजीत पवार गुट को असली राजवादी पार्टी यानी रकंपा करार देने के बाद अब शरद पवार गुट को भी नया नाम दे दिया है। फिलहाल उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से जाना जाता है। शरद गुट अब इसी नाम से लोक राज्यसभा में चुनाव के मैदान पे उतरेगा। आपको बता दें ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। वहाँ जो शरद पवार की पार्टी यानी रकंपा और जो राष्ट्रवादी पार्टी चली ना, उसी की बातें हो रही हैं कि कौन सी सरकार कौन सी चुनाव लड़ेगी सरकार, उसी की बातें हो रही हैं। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, यूसीसी विधेयक पारित। संविधान निर्माताओं के स्वप्नों को धरातल पर उतारने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला प्रदेश। विधेयक पर 2 दिन 10 घंटे तक चली चर्चा। कांग्रेस ने आक्रामक विरोध से किया परहेज। आज हम पूरे इस न्यूज़पेपर में केवल ये जो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूसीसी के बारे में बात करेंगे। आपकी जो महत्वपूर्ण खबरें, अगर एक बार हम उसका दिखाएं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें दिखेंगी नहीं। तो सबसे पहले आज हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। और आज का ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। इसका मतलब पर्सनल लॉ को एक समान करना, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत कानून सब एक जैसे हो। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो नीति निषेध डीपीएसबी का भाग है। अगर हम बात करें पहला स्टेट जहां पहले से यह लागू है, मतलब समान नागरिक संहिता लागू है, क्योंकि वहां पर पुर्तगालियों थे, उन्होंने ये बिल लेकर आए थे। पुर्तगालियों द्वारा वहां यूसीसी लागू किया गया था। लेकिन इसे आप लोग ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ कोई बिल या कोई अधिनियम नहीं लाया गया था, कोई एक्ट और कोई बिल नहीं लाया गया था। लेकिन यूसीसी बिल विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। आप लोग से 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला बिल कहाँ पारित हुआ, पहला विधेयक किस राज्य में पारित हुआ, और सबसे पहले समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू हुआ। तो सबसे पहले लागू तो हुआ गोवा में, लेकिन सबसे पहले विधेयक जहाँ पारित हुआ उत्तराखंड है। तो ये से भी आप लोग याद रखें, जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, यहाँ के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि साफ साफ कहा कि हम जब सरकार में दोबारा आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे। और उन्होंने अभी हाल ही में 6 फरवरी 2024 को यूसीसी बिल पेश किया, विधानसभा में कर दिया। और 7 फरवरी 2024 को यह बिल पारित हो चुका है। अब केवल इस पर गवर्नर के साइन होना बाकी है। जैसे ही उनके साइन होंगे वैसे और यूसीसी बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। मतलब जो विधेयक है उस पर गवर्नर का साइन हो जाएंगी तो वह एक अधिनियम बन जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। इसमें जो अपवाद है उसमें है कि एलजीबीटी समुदाय जो है उससे बाहर है। एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर की बात हो रही है। मतलब कि जो पुरुष से प्यार करता है और महिला से प्यार करती है, और जो किन्नर होते हैं उनसे उन्हें इसमें से बाहर किया गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो विवाह होगा वो केवल मेल वर्सेस फीमेल में होगा। अब देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो यूसीसी बनाया गया है उसके लिए कोई समिति बनाई गई है या नहीं। अगर कोई समिति बनाई गई है तो उसका नाम क्या है, क्योंकि बिल की तो सभी बात करते हैं, लेकिन किसी भी बिल बनाने के पीछे उसके लिए कोई समिति का भी तो गठन होता है ना। तो आइए जानते हैं इस समिति कौन थी और उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का सफर तय किया गया। 2022 को यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया गया था। 27 मई 2022 को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति गठित होती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए जो समिति बनाई गई है तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी और उसमें कितने लोग शामिल थे। तो आपको बता दें इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में गठन की गई थी, तो जो चीफ जस्टिस हैं रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये गठित की गई थी। और कमेटी में रंजना देसाई समिति 5 सदस्य रंजना देसाई समेत 5 सदस्यों शामिल किए गए। कमेटी होने के बाद कोर्ट कमेटी को मसौदा तैयार करने के लिए 6 महीनों तक का समय दिया, फिर उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया, फिर आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया। इसे करते करते 6 फरवरी 2024 को यूसीसी का जो बिल है वो विधानसभा पर रख दिया गया और 7 फरवरी को बहुमत से
मतलब उसको पास कर दिया गया, क्योंकि उस बहुमत उन्हीं की सरकार थी, पार्टी पे बहुमत था, इसीलिए उसको मतलब उसको पास कर दिया गया है। अब इसमें केवल गवर्नर के हस्ताक्षर मिल जाएगा, गवर्नर के हस्ताक्षर मिलते ही यह एक्ट बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान क्या है। इसमें सबसे पहले प्रावधान किया गया है कि शादी, तलाक, विरासत और गोद के मामले में सभी धर्म के लिए समान कानून बनेगा। पहले क्या था कि अलग अलग जो धर्म के लिए अलग अलग कानून होते थे, मतलब जैसे ईसाई धर्म के लिए अलग, मुस्लिम धर्म के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, इन सब धर्मों के लिए अलग अलग कानून होते थे। और साथ ही बहुविवाह पर रोक है, मतलब बहुविवाह पर रोक है। विधेयक में कहा गया है कि महिलाओं को तलाक के बाद उसी पुरुष या अन्य पुरुष से शादी करने के लिए शर्तों में नहीं बांधे जाएंगे। नहीं बांधे जाएंगे, इसके कहते हैं निकाह हलाला। निकाह हलाला का मतलब होता है कि एक जो पत्नी होती, मतलब जो मुस्लिम समुदाय में जो पति पत्नी होते हैं, वो अगर एक बार शादी में तलाक ले लेते हैं, तो अगर वो फिर से बाई चांस फिर से एक साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें पहले किसी दूसरे से शादी करनी होगी, उसके बाद उसे तलाक लेना होगा, उसके बाद फिर वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा है, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रावधान किए गए हैं, तो उसमें कहा गया है कि विवाह पंजीकरण जरूरी है। मतलब पहले शादी का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता था, लेकिन अब परंतु जब अब आया है जो विधेयक, उसमें कहा गया है कि शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप, इसका भी पंजीकरण अनिवार्य हो, मतलब अनिवार्य करना होगा। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप मतलब कि अब अगर आप लोग 18 वर्ष की उम्र की बात हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग साथ रह सकते हैं अगर आप 18 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, आप लोग अगर बालिग हो गए हैं तो। लेकिन आपको इसके लिए पंजीकरण कराना होगा। मतलब कि अगर पहले जिस दिन से आप लोग साथ में रहते हैं उसके 1 महीने के बाद ही आपको पंजीकरण कराना होगा। अगर आप लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको 3 महीने की मतलब जेल भी हो सकती है। और इसमें कहा गया है कि इसमें माता पिता की सहमति भी होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करें कि और जो कुछ प्रावधान किए गए हैं, धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूसीसी मतलब सामान्य नागरिक संहिता का मतलब ये नहीं है कि विवाह मौलवी या पंडित नहीं कराएंगे। ये परंपरा पहले की तरह ही बनी रहेगी। नागरिक को मतलब पहले की तरह ही बनी रहेगी। मतलब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे अनुच्छेद 25 का, हमारे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब इसमें जो ये विधेयक पारित हुआ, उसमें कहा गया है कि इसमें कोई उनके धर्म पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। पंडित जो है वो हिंदू में शादी कराएंगे और मौलवी जो है वो मुस्लिम पे शादी कराएंगे, तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। नागरिक के खान पान वेशभूषा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब इसमें और कहा गया है कि जो नागरिक हैं वहाँ के, उनके ना खान पान ना वेशभूषा, किसी भी पूजा पाठ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके अलावा बाल विवाह, 3 तलाक विवाह और हलाला विवाह, इसको पूरी तरह से बैन किया गया है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 3 तलाक विवाह, हलाला और बाल विवाह जो होती थी उसे बैन कर दिया गया है। और कृषि भूमि में बेटा और बेटी का समान बंटवारा होगा। मतलब अगर कोई किसी के पास कृषि भूमि है, मतलब एक पिता है, उसके पास उसके 2 बेटे, एक बेटी और बेटा है। मैं आपको उदाहरण देकर बता रही हूँ कि एक बेटा एक बेटी है। लेकिन अगर, क्योंकि अभी तक होता था ना कि केवल पुरुषों पितृ समाज पे ही मतलब ऐसे चला आ रहा है, लेकिन अब इसमें कहा गया है कि बेटी और बेटा को समान भूमि जो दी जाएगी, कृषि भूमि समान दी जाएगी। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार भी दिया गया है। अभी तक होता था ना कि मुस्लिम महिलाएं बच्चे नहीं ले सकती, और ये गोद लेने का अधिकार भी दिया गया है। सभी धर्मों में महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की शादी के लिए 21 वर्ष किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए कि जो विधेयक अभी आया है, तो उसमें महिलाओं के लिए 18 वर्ष की उम्र और पुरुषों के लिए 21 वर्ष की उम्र का प्रावधान किया गया है। और साथ ही इसमें कहा गया है कि मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो बाई चांस उनसे अगर कोई गोद, मतलब इसमें कहा गया है कि जो लोग मतलब जब बच्चे गोद लेने का और जो सरोगेसी होता है, इन सबको बच्चों को नागरिक का अधिकार दिया जाएगा। तो यहीं तक इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पूरी जानकारी हमने आपको बता दी है। और इसके बाद हम जब एक्ट बन जाएगा, तो उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उसे हम भी देख लेंगे। तो आज के इस पूरे न्यूज़पेपर में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बता दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी। और आज की खबर हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए हम आपका प्रश्न जो
प्रश्न था उसका विश्लेषण कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी जो और एक्ट जो आएगा, जो एक्ट बन जाएगा, उसमें जो खबरें दी जाएंगी उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो आज की खबरें हम यही समाप्त करेंगे और जो प्रश्न है उसका हम विश्लेषण देख लेंगे। तो आज का जो प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा तो ऑप्शन डी, यानी कथन 1 गलत है, कथन मतलब किंतु कथन 2 सही है। सॉरी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो चलिए इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं रेटलिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत वस्तु के वैश्विक निर्यात में 1.8% हिस्सेदारी रखता है। अतः कथन 1 गलत है, क्योंकि इसमें 3.2% का दिया गया है। वर्ष 2024 के लिए अनुमानित 3.2 के लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व वर्ष 2023 में विश्व वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक वस्तु व्यापार की मात्रा में 1.7% वृद्धि का अनुमान है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों के वृद्धिशील विक्रय पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित करना, जबकि स्थानीय कंपनियों को अपनी निर्माण इकाइयों का विस्तार करने एवं अधिक रोजगार सृजन तथा आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।